नमस्कार। आपदाएं हमारे समय की एक सच्चाई है, लेकिन सच तो ये भी है कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदाएं, तैयारी में ही समझदारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में होंगे हमारे साथ आपदा से निपटने के विशेषज्ञ, तो होंगे आम दर्शकों के सवाल भी जो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचे हैं। आज के अंक में बात रासायनिक औद्योगिक आपदा और सुरक्षा की। तो इस तरह की आपदाओं के क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह की कोशिशें हुई हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ ग्राफिक्स पॉइंट्स के जरिए हम इस पूरे आपदा को समझने की कोशिश करते हैं। तो रासायनिक आपदा को हम समझने की अगर कोशिश करें तो ये होता है क्या। रासायनिक आपदा वो होती है जिनका लोगों पर बेहद प्राणघातक असर होता है, और सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि प्रकृति और संपत्ति को भी इससे भारी हानि होती है। लेकिन आखिर जिनको सबसे ज्यादा जोखिम होता है, तो सबसे ज्यादा जोखिम उन लोगों को होता है जो औद्योगिक संयंत्र के कर्मचारी हैं, वहां काम करते हैं। इसके साथ साथ खतरनाक रसायन को लाने ले जाने वाले वाहन होते हैं जो शहरों से भी गुजरते हैं, ये भी एक चिंता का कारण बनी रहती है। औद्योगिक संयंत्र के आसपास की जो बसावट है, जो लोग हैं, वो ज्यादा जोखिम की स्थिति में होते हैं। मुख्य कारण क्या है? जो प्रोसेस है, प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणाली है, उसकी विफलता होती है जब रासायनिक आपदा हमारे सामने आती है। इसके अलावा मानवीय, तकनीकी और प्रबंधन की जो कमियां हैं, जो चूक हैं, वो इसका कारण हो सकती हैं। इसके अलावा खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट का जो निपटान है, क्या वो सही से हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो भी इसका कारण बन सकती है इस आपदा के। आतंकवादी हमला या उपद्रव के चलते जो रासायनिक जो संयंत्र हैं, उसकी वजह से भी आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन हमें इतिहास क्या बताता है? हम जानते हैं 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की बात, जहां जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, और इसकी वजह से 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी लोग प्रभावित हुए, हजारों की संख्या थी जिनको बहुत सालों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी हाल की घटना है, पिछले मई की घटना है, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई, जहरीली स्टाइरिन गैस लीक हुई एक संयंत्र से, और यहां भी लोगों की मौतें हुई, 11 से ज्यादा लोगों की जानें गई, और इसका असर एक पूरे इलाके पे पड़ा। यानी कहा जा रहा है कि हजारों लोग इससे प्रभावित हुए, कम या ज्यादा। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि पिछले एक दशक में कैसी स्थिति है। 130 से ज्यादा बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, और इसकी वजह से 300 से आसपास लोगों की मौतें हुई हैं, 600 से ज्यादा लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है, किसी ना किसी तरीके से वो घायल हुए हैं। तो ये एक मोटी तस्वीर थी। अब इस पूरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। यहां पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं
रासायनिक या कहें औद्योगिक आपदा के अगर हम बात करें तो हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं संदीप पुंडरिक साहब, संयुक्त सचिव मिटिगेशन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और हमारे साथ हैं काशीनाथ झा साहब, संयुक्त सचिव पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। हमारे साथ है डॉक्टर एसपी गर्ग साहब, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गेल और को चेयरमैन फिक्की कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले पुंडरिक साहब, अगर आपसे हम ये समझना चाहें कि एनडीए में और जो राज्यों की एजेंसियां हैं वो मिलकर लगातार काम कर रही हैं रासायनिक आपदा से जूझने के लिए, कितनी प्रगति हमने होते हुए देखी है, खासकर जब इस पे नीतियां बनाई गई? क्योंकि हम चाहे भोपाल गैस त्रासदी की बात कर लें, अभी हाल तक हमने इस तरह की त्रासदियां देखी हैं। देखिए, ऐसा है कि चाहे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जिसे हम एनडीएमए के नाम से जानते हैं, वो हो या राज्य स्तर पर जो एसडीएमएज हैं, उनके कुछ मुख्य कार्य हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में लागू हुआ उससे आते हैं। उसमें सबसे पहला जो एनडीएमए का काम है वो है आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना। उसके पहले 2005 के पहले आपदा प्रबंधन पर ज्यादा जोर होता था सहायता की तरफ, उसकी तैयारी करना, उससे सामना करने के लिए, या उसके लिए पहले से सभी लोगों को प्रशिक्षित करना, ये सब पहले फोकस में नहीं होता था। तो वो 2005 के बाद से आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने का काम एनडीएमए का है। इसके बाद दूसरा काम है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाना 2016 में, और जिसको बाद में 2019 में अपडेट किया गया। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो सभी मंत्रालयों, सभी सेक्टर्स को जोड़ती है, जिसमें रासायनिक खतरे, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी शामिल है, तो वो भी योजना एनडीएमए बनाता है। तीसरा है कि जो योजनाएं विभाग बनाते हैं या मंत्रालय बनाते हैं, जैसे कि रासायनिक खतरों से सामना करने के लिए जो संबंधित विभाग हैं, वो जो योजनाएं बनाते हैं उनकी जांच करना और उनको स्वीकृत करना। इसके अलावा मार्गदर्शिकाएं बनाता है एनडीएमए, जैसे रासायनिक खतरों से सामना करने के लिए 2009 में और 2007 में 2 गाइडलाइंस एनडीएमए ने जारी की हैं जी। विस्तृत रूप से दिया गया है कि कैसे रासायनिक खतरों से या आपदाओं से कैसे सामना किया जाए, उनके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए, लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और जब मैं लोगों कहता हूं तो इसमें है जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं ऐसे संयंत्रों पर, इसके अलावा जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं जिनके बारे में आपने बात की, और जो जिला प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, फायर सर्विस है, तो इन सभी लोगों को रासायनिक खतरों से सामना करने के लिए किस तरह से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जो राज्य अपनी योजनाएं बनाते हैं, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो अपनी योजनाएं बनाती हैं, उनके लिए भी एनडीएमए उनको गाइड करता है कि कैसे इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम एनडीएमए करता है कि मॉक एक्सरसाइजेस, जिन्हें हम एक तरह से रिहर्सल कह सकते हैं, कि अगर कोई रासायनिक आपदा हुई तो उस स्थिति में किस तरह से उसका सामना किया जाएगा, इसके लिए बड़े स्तर पर मॉक एक्सरसाइज की जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, और भी इसके जो आयाम है हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम में। काशीनाथ जी, अगर आपका मंत्रालय की उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार इस पे जागरूकता बढ़ी है सरकार और नीतियों के स्तर पे, अभी जिस तरह से पुंडरिक साहब ने भी समझाया, कैसे आप अपने मंत्रालय की भूमिका देखते हैं और क्या कुछ किया गया है जमीन पर जिसकी वजह से अब आपदाएं ज्यादा उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनका जो बेसिक रोल है ये डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर है। और केमिकल सेफ्टी का जहां तक सवाल है तो 2 रूल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के थ्रू गवर्न होती है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स
1989 का रूल है, और दूसरा रूल है केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996 का। तो इनके तहत जो है मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जो केमिकल इंस्टॉलेशंस हैं, पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जो जहां तक हमारे विभाग का सवाल है, हम लोग इस जो रासायनिक दुर्घटनाएं होती हैं, देखिए आपदा बता करके नहीं आती है जी, और जब वह घटित हो जाती है तब उसके कारण का विश्लेषण होता है कि क्यों हुआ। लेकिन मुख्य बात यह है कि उससे लर्निंग क्या है वह जानना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में उस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो हमारा विभाग इस एस्पेक्ट पर काफी संवेदनशील है और मुख्यतः जो पोस्ट एक्सीडेंट एनालिसिस है उसको देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश और जो परामर्श है वो संबंधित विभाग को और जो इंडस्ट्री है थ्रू देयर एसोसिएशन हम लोग उनको देते हैं। हाल में जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि विशाखापट्टनम में जो एलजी पॉलीमर्स प्लांट में जो दुर्घटना हुई, तो उसके लिए भी जो हाई लेवल कमेटी गठित हुई, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं विभाग की तरफ से, जो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के एक्सपर्ट हैं, उनको हम लोगों ने उस हाई लेवल कमेटी में दिया और घटनाओं के विश्लेषण के बाद काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग, हमें ये समझाएं कि घटनाएं हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं और निश्चित तौर पर कोशिशें जारी हैं, जिस तरह से अभी हमारे दोनों मेहमानों ने बताया। लेकिन जो हम बता भी रहे हैं और गाइडलाइंस में भी जिस तरह से शामिल है इंडिया में कि अगर की दुर्घटना की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कोई चूक होती है प्रबंधन के स्तर पे, कहीं ना कहीं कोई तोड़फोड़ की स्थिति या मैनेजमेंट के स्तर पे। कैसे आप इसको समझाएंगे हमें कि कोशिशें जो हो रही हैं कि दोबारा बार बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को न मिले? आप सीधे औद्योगिक जो समूह है उससे भी जुड़े हुए हैं, तो इस संदर्भ में बताएं हमें। जी देखिए, दुर्घटनाओं का होना या ना होना किसी इंडस्ट्री में या किसी प्लांट में इस बात पर काफी निर्भर करता है कि वहां का सेफ्टी कल्चर किस प्रकार का है। वहां की जो लीडरशिप है वो सेफ्टी को कितना वैल्यू देती है, कितना इंपॉर्टेंस देती है। क्या वो हर मीटिंग करने से पहले सेफ्टी रिव्यू करते हैं? क्या वो स्ट्रक्चर्ड मंथली या क्वार्टरली सेफ्टी रिव्यू करते हैं? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टाइप का सेफ्टी कल्चर होता है। मुख्यतया अगर समझा जाए 4 प्रकार के सेफ्टी कल्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव का अर्थ है कि एक दुर्घटना हुई और तुरंत हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए, शॉर्टकट मेजर्स लिए और आगे के लिए छोड़ दिया, वो होती है रिएक्टिव। उसके बाद अगला होता है डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडेंट सेफ्टी कल्चर, जहां पर कि कुछ गाइडलाइंस मैनेजर्स या मैनेजमेंट इशू करता है, उस पर हम काम करते हैं, केवल उन तक ही अपने को सीमित रखते हैं। उसकी अगली कैटेगरी है इंडिपेंडेंट सेफ्टी कल्चर, जहां पर कि हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करता है सेफ्टी एक्टिविटीज में, सेफ्टी मेजर लेने में। ठीक है। और जो हाईएस्ट लेवल का है वो है इंटरडिपेंडेंट सेफ्टी कल्चर। ये वो कल्चर है जहां की हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी का ही ध्यान नहीं रखता, अपने साथ वाले लोगों का भी सेफ्टी कल्चर। सो अगर 1000 एम्प्लॉइज हैं तो 1000 के 1000 अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं और 999 लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर होता है। ये तो एक कल्चर की बात हुई। उसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इस तरह की हमारे जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें एक सेफ्टी पॉलिसी, एक स्टेटमेंट होता है जो कि फैक्ट्री मैनेजर और ऑक्यूपायर साइन करके देते हैं, जिसमें कि हम एक कमिटमेंट देते हैं, लीडरशिप कमिटमेंट, कि हम सेफ्टी के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे, सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, और वो जगह जगह डिस्प्ले किया जाता है। इट्स ए कमिटमेंट फॉर द हाईएस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद जो इस कमिटमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कि
वेरियस एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा अलग अलग कार्रवाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप को क्या करना चाहिए, सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट, सेफ्टी में लीडरशिप का कितना इन्वॉल्वमेंट हो, एम्प्लॉइज का सेफ्टी में क्या रोल हो, ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटीज में किस तरह से सेफली ऑपरेट किए जाएं प्लांट को, और इसी तरह से प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशंस का जो डिसेमिनेशन है लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। ये सारे बहुत सारे एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लांट और फैसिलिटी बिल्कुल उस डिटेल्ड सेफ्टी पॉलिसी में, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जी में लिखे निश्चित तौर जाते हैं। पर। और हमें शायद ये भी समझना होगा कि ये जो तमाम नीतियां हैं इंडिया में और तमाम एजेंसियां मिलकर जो बना रही हैं, उनका किस तरह से जमीन पे वो क्या उतर पा रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे दर्शक भी इस विषय से जुड़े सवाल उन्होंने हम तक भेजे हैं, जरा ये भी हम पूछ लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने पटना से पूछा है, अरुंधति कौशिक ने, कि आम घरों में क्या रासायनिक आपदा की आशंका होती है, और अगर होती है तो क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर हम संदीप पुंडरिक जी, आप अगर इसका जवाब हम हमारे दर्शकों तक देना चाहें तो। देखिए, ऐसा है कि जो हैजार्डस केमिकल या नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल जिनकी बात हम कहते हैं, तो ये इनका इस्तेमाल सभी जगहों पर होता है, जिसमें घर भी शामिल है। जैसे अगर हम कहें कि कीटनाशक अगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक हैजार्डस केमिकल है जिसको बहुत सेफली यूज करना चाहिए। इसी तरह से अगर आजकल हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग बहुत कर रहे हैं कोविड के कारण, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अल्कोहल होता है, काफी मात्रा में अल्कोहल होता है, कई बार प्योर अल्कोहल होता है। तो अगर उसको किसी आग के पास या सुरक्षित ढंग से नहीं रखा, तो वो एक अपने आप में बड़ी घटना का कारण हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और एनडीएमए ने इसके बारे में एक बुकलेट प्रकाशित की है, जिसको भारतीय अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें सरल भाषा में केमिकल खतरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों दिया गया है। तो मैं अरुंधति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनडीएमए की वेबसाइट पे ये बुकलेट उपलब्ध है, अगर वो उसे देखेंगी तो इसमें और उनको विस्तृत जानकारी मिलेगी। उस बुकलेट से जानकारियां हम अपने दर्शकों तक भी इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक दूसरा सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास नोएडा उत्तर प्रदेश से है, और अनिल दुबे हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे आसपास की रासायनिक आपदा की आशंका को हम कैसे पहचान सकते हैं। काशीनाथ जी और डॉक्टर गर्ग, आप दोनों में से कोई देना चाहें तो। काशीनाथ जी। डॉक्टर गर्ग, आप क्वेश्चन लेंगे? जी जी, ठीक है। आसपास की रासायनिक आपदाओं की जहां तक बात है, पेट्रोल डीजल लीक हो जाए या एलपीजी लीक हो जाए, अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इनका फॉर एग्जांपल एलपीजी की अगर हम बात करें, तो इसमें एक स्मेल आने का एक केमिकल डाला जाता है, जिससे कि बड़ी तीखी स्मेल आती है और पता लग जाता है। इसी तरह से आजकल नेचुरल गैस जहां घरों में सप्लाई है, वो भी अगर लीक हो जाती है, तो उसमें भी मरकैप्टन नाम का एक केमिकल डाला जाता है या फिर उससे इक्विवेलेंट, जिससे कि इसमें तीखी स्मेल आती है और आपको पता लग सकता है। तो इन पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सकती है, लीक को रोका जा सकता है। और पेट्रोल डीजल आदि, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, अगर इनका कहीं आसपास रिसाव या लीकेज नजर आए, तो इसको तुरंत ही हमें एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए किसी तरीके से, ताकि इसमें आग न लग पाए। बिल्कुल। और पुंडरिक जी, एक सवाल और हमारे पास है। हमारे दर्शक कटरीजा एंथनी, उन्होंने नई दिल्ली से पूछा है कि क्या खतरनाक रासायनिक पदार्थ ढोने वाले वाहनों को प्रशासन को पहले सूचित करना पड़ता है। शायद इनका मतलब ये है कि वो आबादी वाले इलाकों से भी गुजरते हैं ऐसे वाहन। पुंडरिक जी। जी, जो खतरनाक केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाहन, जिसमें कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं और पेट्रोल डीजल या एलपीजी भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में दोनों तरह के प्रोविजंस हैं। एक कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जिसको हम कहते हैं कानूनी प्रावधान है, कि उनको किस तरह से ले जाना है, कहाँ उसकी सूचना देनी है प्रशासन को या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को।
और दूसरा कि जो गाइडलाइंस एनडीएमए ने या संबंधित मंत्रालयों ने जो नियमावलियां जारी की है उसमें भी प्रावधान है कि उनको स्थानीय प्रशासन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इसकी सूचना देनी है और इसके बारे में जो भी सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं उनको पूरी तरह से लेना है, क्योंकि अगर वो सेफ्टी मेजर्स लेने में थोड़ी भी चूक होगी तो ये एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। जी काशीनाथ जी, ये बताएं कि जिस तरह से हम जानते हैं प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन है खासकर रासायनिक आपदा को लेकर, उसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुधार की हमेशा गुंजाइश वहां बनी रहती है। कैसे आप देखते हैं इस सुधार की गुंजाइश को, जहां तक इस आपदा की बात करें तो? वो मैं आपका प्रश्न समझ पाया कि जो दुर्घटनाएं हैं, रासायनिक दुर्घटनाएं, इसमें कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, यही है प्रश्न आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, 2-3 चीजें हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स जो हैजार्डस नेचर के होते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन होता है। जब उनको यूज में लाया जाता है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उसे दिया जाता है। दिक्कत तब होती है जब उस इंस्ट्रक्शन को अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कीटनाशक का बोतल आप घर में लाते हैं, उसमें लिखा होता है कृपया बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और हम अनमाइंडफुली उसे ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां तक बच्चे पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इसी तरह से, मतलब ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल दिया, जो भी केमिकल्स, हैजार्डस केमिकल्स होते हैं, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जब वो आप परचेज करते हैं तो उसके बॉटल्स पर लिखे होते हैं। जब आप बल्क में कोई इंडस्ट्री उसको लेती है तो उसके साथ दिशा निर्देश होते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। समस्या तब आती है जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो नियम कानून बने हुए हैं, अगर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेफ्टी जो है वो बने हुए हैं, केंद्र के स्तर पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं, राज्यों में जो फैक्ट्रीज एक्ट है या उसके तहत जो है दिशा निर्देश हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन का प्रावधान है, जो हमारे प्लांट्स एंड मशीनरी हैं उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स, उसके सेफ्टी ऑडिट्स, उन सबों का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं जब उसमें आप उसको अक्षरशः अगर उसका पालन नहीं करते हैं, सपोज पीरियोडिसिटी है, हर 2 साल पर होना चाहिए कोई इंस्पेक्शन, और उसे आप 2 साल की बजाय 3 साल पर कर रहे हैं, टाइम से नहीं करते हैं, ठीक है, या एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज जो लेने होते हैं उसको अगर आप समय से नहीं लेते हैं, रिन्यू नहीं कराते हैं, तो इन सब चीजों का नतीजा होता है कि इन आपदाओं को हम नियंत्रण देते हैं। ठीक है। देखिए, विकास का एक मूल्य होता है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर डेवलपमेंट ओरिएंटेड सेक्टर, इट्स अ इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ये फीड स्टॉक के रूप में सपोर्ट करती है या अन्य रूप से सपोर्ट करती है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसके साथ यदि हम इसको सुरक्षित ढंग से अगर इसका हम उपयोग करें, जो नियम है उनका पालन करें इसको हैंडल करने के लिए, तो दुर्घटना का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन जी पूरा करें आप जल्दी से। लेकिन यदि कहीं आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कहीं किसी मुद्दे पर उसकी लापरवाही करते हैं, तो उस लापरवाही का नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और यही सवाल आपसे संदीप पुंडरीक साहब कि क्या जो अक्षरशः पालन करने की बात होती है, क्या उसमें कुछ बाधाएं आपको नजर आती हैं इस वक्त, और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो सुधार की क्या गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, जो भी जैसा मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे नियम, बहुत सारी गाइडलाइंस जारी है, लेकिन इनका 100% पालन करने में कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे पहला है कि जो प्लांट वर्कर्स हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाना, उनमें जागरूकता लाना कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कैसे सामना करना है और क्या करना है कि ऐसी घटना हो ही नहीं। तो पहली ये सुधार की आवश्यकता है कि हम बड़े पैमाने पर इसके लिए आइडेंटिफाई करें वर्कर्स को और ऐसे आसपास रहने वाले लोगों को, और उनको हम जागरूकता लाएं। इसके लिए एनडीएमए ने 100 जिलों को ऐसे चिन्हित किया है जहां बहुत ज्यादा केमिकल यूनिट्स हैं, और हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि इन 100 जिलों के जिला प्रशासन, राज्य सरकार,
जो केमिकल इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं और जो केमिकल यूनिट्स हैं उनके साथ इसमें एक अभियान चला के सेफ्टी को हम सामने लाएं, इस जरूरत को। दूसरा एक जो समस्या आती है वो होती है उपकरणों की। चूंकि सुरक्षा से संबंधित जो केमिकल इंडस्ट्रीज में संयंत्र या उपकरणों की जरूरत है वो काफी महंगे होते हैं, तो कई बार यूनिट्स इसमें उतना उपकरण जो होता है वो नहीं लेती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच सभी को कहा है, एसोसिएशंस को, सरकारों को, प्रशासन को, कि जहां चूंकि ये यूनिट्स कई जगह पे बहुत सारी यूनिट्स एक जगह है, तो वो सभी मिलके ऐसे उपकरण खरीदें ताकि कोई भी घटना हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल। और तीसरा, जो जैसा कि आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे ऊपर है, और प्रधानमंत्री का जो आपदा प्रबंधन से संबंधित 10 सूत्री एजेंडा है उसमें भी ये प्रशिक्षण और इन सब आपदाओं का सामना करने के लिए लोगों को जागरूक करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। समय हमारे पास इतना ही इस कार्यक्रम में, हालांकि और भी गुंजाइश है कि इसके और पहलुओं पे बात की जाए, लेकिन फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों का। संदीप पुंडरिक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काशीनाथ झा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर एसपी गर्ग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे रासायनिक आपदा को लेकर एनडीए में या जो दूसरी एजेंसियां हैं लगातार दिशा निर्देश और तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें एक आम आदमी की अपनी जागरूकता की भी भूमिका है, निश्चित तौर पर उसकी भी जरूरत है। फिलहाल हमारे आज के इस आपदा का सामना के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही विषय के साथ। नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा